प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वाले वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति की दोनों प्रकार की शक्तियों, सामान्यकालीन एवं आपातकालीन का अध्ययन किया है और संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 जिसमें सम्मिलित किए गए हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमने राष्ट्रपति पद का अध्ययन किया है और राष्ट्रपति की शक्तियों के उपरांत अब हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है और उसको हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है। इसके पश्चात हम प्रधानमंत्री पद की शक्तियां और उनकी नियुक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहा जाता है। यद्यपि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का नाम महाभियोग नहीं कहलाता। इसे संसद द्वारा विशेष प्रस्ताव से हटाने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 या 61 में कर रखा है। इसकी जो प्रक्रिया है वह मैं आपको समझा देता हूँ। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है और यह प्रस्ताव जिस दिन लाया जाएगा उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, उसे नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जा रहा है, ताकि राष्ट्रपति व्यक्ति से उपस्थित होकर या अपने किसी मुवक्किल या व्यक्ति को भेजकर अपना प्रस्ताव भी रख सके या अपना बचाव भी कर सके। जिस प्रकार राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो कम से कम 20 अनुमोदक व प्रस्तावक संसद सदस्य होने चाहिए, उसी प्रकार जिस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही है उस सदन के कम से कम 50 सदस्य उस प्रस्ताव के अनुमोदक एवं समर्थक होने चाहिए, तभी वह प्रस्ताव आगे बढ़ सकेगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के जिस सदन में प्रस्ताव रखा जा रहा है उस सदन में वह बहुमत से पास होना चाहिए। उसके उपरांत दूसरे सदन में वह प्रस्ताव बहुमत से पास होगा और दोनों सदनों के साधारण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास हो, तभी राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा नहीं। अतः हमें जो मोटी बात याद रखनी है वह है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के नाम से जानी जाती है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 61 में जगह दे रखी है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग की तरह है, लेकिन उसका नाम महाभियोग नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। अब हम साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं, जो
एक जटिल प्रक्रिया है। यद्यपि हमने राष्ट्रपति को उसके पद की शक्तियां पढ़ चुके हैं, हटाने की प्रक्रिया भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है इसको और समझ लेते हैं, क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया है। इसलिए मैंने इसे इस वीडियो में स्थान दिया है। अब हम प्रश्नों से शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो क्या यह हमारा पर्याप्त उत्तर है? जी नहीं, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसके दो प्रकार हैं। पहला सूची प्रणाली और दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब हम समझ लेते हैं कि सूची प्रणाली किसे कहते हैं। सूची प्रणाली के अंतर्गत एक दल को वोट दिया जाता है और उसके बाद जिस पार्टी या दल को जिस अनुपात में मतदान प्राप्त हुआ है, मत प्राप्त हुए हैं, उन मतों के अनुपात में विधानसभा या लोकसभा या विधायिका की सीट बांट ली जाती है। जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लेकर देखें, राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है और यहाँ हमारे देश में और राजस्थान में भी निर्वाचन की बहुल मत प्रणाली है, सूची प्रणाली नहीं है। यदि सूची प्रणाली हमारे देश में या राज्यों में होती तो वह किस प्रकार से होती, जो हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। राजस्थान की विधानसभा का उदाहरण हम ले लेते हैं। राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 200 है और यहाँ क्षेत्रीय दल व राष्ट्रीय दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी, दो प्रमुख हमारे राष्ट्रीय दल जो राजस्थान की राजनीति के चुनाव में भाग लेते हैं। और अगर सूची प्रणाली हमारे यहाँ होती तो जिस दल को जितनी प्रतिशत मतदान प्राप्त होता, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 45% मतदान कांग्रेस को प्राप्त हुए और 35% मतदान बीजेपी को प्राप्त हुए, लेकिन इनको प्राप्त सीट कांग्रेस की 122 और बीजेपी की 72 है, जहां मतदान का अंतर केवल 10% रहा। मतदान जो कुल प्राप्त हुए, इनको वोट, उनका अंतर केवल 10% रहा, 35 और 45 लगभग, ये मान के चले। और जो सीट्स प्राप्त हुई उनका अंतर 50 के लगभग रहा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुल मत प्रणाली। अगर सूची प्रणाली होती तो ये 50-45:35 के अनुपात में कांग्रेस और बीजेपी में सीटों का वितरण होता। इसी प्रकार हम केंद्र सरकार में भी सूची प्रणाली के आधार पर अध्ययन करके समझ सकते हैं
कि हमारे देश में सूची प्रणाली अपनाई जाए तो उसका कितना लाभ होगा, और छोटे से छोटे दल को भी अपनी जनसंख्या के अनुपात में या जितने वह वोट प्राप्त करता है उनके अनुपात में कहीं न कहीं सीट जरूर मिलती। कई बार जो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में से बचने के लिए या अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय जाति को प्राथमिकता देने के लिए सूची प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है जो लोकतंत्र के अनुकूल होती है। अतः पूरी दुनिया में केवल फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में सूची प्रणाली काम में ली जाती है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी सूची प्रणाली को प्रयोग में नहीं लिया जाता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पहली प्रणाली है सूची प्रणाली है, और दूसरी जो प्रणाली है उसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली से होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल वन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को अंग्रेजी में जानने का तरीका है। अतः एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। इस प्रणाली में जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं मतदाताओं को उतनी ही प्रेफरेंस, चॉइस या पसंदगियां, वरीयताएं, एक ही बात है, दो अंग्रेजी शब्द दो हिंदी शब्द, वरीयताएं रखनी होती हैं। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हुए, वोट जो पत्र होगा मत पत्र वह एक होगा, उस एक मत पत्र में तीनों उम्मीदवारों के नाम होंगे और उनका चुनाव चिन्ह होगा। अब मतदाता को पसंद करना है कि उसकी पहली पसंद कौन सा व्यक्ति है, दूसरी पसंद कौन सा व्यक्ति है और तीसरी पसंद कौन सा व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को पहली पसंद या वरीयता से कुल मतों का 50% +1 मिल जाए वह जीता हुआ माना जाता है। और यदि पहली पसंद किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गई लेकिन उसे निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता तो वह जीता हुआ नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रथम वरीयता वाले व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता है। फिर पूरे वोट्स की पूरी वरीयता की काउंटिंग की जाती है और दूसरी पसंद वाले व्यक्ति को देखा जाता है। अगर वह चुनाव कोटा पार कर ले तो उसे विजित माना जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में 1969 में 1969 में केवल एक बार दूसरी वरीयता के वोट्स गिने गए। उस समय भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी बने। अतः हमें याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में एक ही बार दूसरी वरीयता के वोट्स की गिनती की जरूरत पड़ी और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना उस समय उनका नाम वीवी गिरी रहा। अतः प्रिय विद्यार्थियों, हमें याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। धन्यवाद।